नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। गुजरात की एक अदालत ने 2002 दंगे के मौत के लिए हर्जाने के सूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया है। आपको बता दें कि 3 ब्रिटिश नागरिकों की हत्या के लिए हर्जाना मांगने वाली सिविल सूट में पहले प्रतिवादी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था, लेकिन वकील एस शाह की दायर अर्जी पर उनके नाम को हटाने की अनुमति दे दी गई। आदेश में प्रधान सिविल जज सुरेश कुमार ने कहा कि संबंधित समय में अपराध के दृश्य में प्रतिवादी नंबर 1 मतलब नरेंद्र मोदी की उपस्थिति दर्शाने के लिए या कथित कार्रवाई में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी दिखाने के लिए कोई चीज प्रदर्शित नहीं की गई या कोई विशिष्ट भूमिका जिसमें देश या इरादे के लिए उचित आधार हो, जो मामले में चूक के लिए वादी को उनके व्यक्तिगत या आधिकारिक क्षमता में किसी भी कानूनी अधिकार या राहत का दावा करने का मुकदमा अधिकार देता है। अदालत ने यह भी कहा कि मोदी को दंगे से जोड़ना और उनसे मुआवजे के लिए वादी ने चतुराई में दलील दी है। सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। रिया ने आरोप लगाया है कि सुशांत को फर्जी तरीके से दवा लेने पर मजबूर किया गया। बहन द्वारा दिए गए दवा लेने के बाद ही सुशांत की मौत हुई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से साथी जेल में बंद कोरोना पॉजिटिव कैदियों की संख्या जाननी चाहिए। इसकी भी रिपोर्ट तलब की गई है। बंद कैदियों की जांच रिपोर्ट मंगवाई गई है। हाईकोर्ट ने यह भी रिपोर्ट मांगा है कि कोरोना महामारी के तहत जेल में कैदियों की किस तरह का इलाज किया जा रहा है। कोर्ट ने लापरवाही से इकबालिया बयान दर्ज करने पर आपत्ति जताई है। एक लापरवाह अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी द्वारा एक अभियुक्त के मुख्य बयान को दर्ज किए जाने के उदासीनता और संवेदनहीन तरीके पर गंभीर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि अपराध का सच्चा और पूरा खुलासा इकबालिया बयान की आत्मा है, जबकि वर्तमान मामले में अभियुक्त का तथाकथित मुख्य बयान रहस्यों से घिरा है, जो अदालत के भरोसे को एक चुनौती दे रहा है। आपको बता दें कि अदालत ने यह टिप्पणी नाबालिग बेटी की हत्या के आरोपी एक अभियुक्त संध्या लमालू की जमानत याचिका पर की है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक किशोरी के पक्ष में पारिवारिक भूमिका का एक हिस्सा देने का निर्देश दिया है। ये निर्देश उस मामले में दिया गया जिसमें एक लड़की कथित तौर पर एक लड़के के साथ भाग गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। किशोरी ने हाईकोर्ट को यह बताया कि लड़के के माता पिता उसे धन देने के लिए तैयार हैं और परिवार के एक हिस्से के रूप में भी उसे स्वीकारते हुए अपनी जमीन में और उसके बेटे के नाम म्यूटेशन करने को तैयार हैं। कंगना रनौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर जहां केंद्र सरकार कंगना की मदद कर रही है, वहीं पर महाराष्ट्र में कंगना के खिलाफ माहौल बन रहा है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी दाग के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हराम
हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नेता अबू आसिम आजमी ने भी कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि यदि कंगना माफी मांगती हैं तो उन्हें माफ करने के लिए विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि सुशांत की मौत के बाद कंगना रनौत ने बॉलीवुड और महाराष्ट्र के नेताओं से पंगा लेना शुरू कर दिया था। वो लगातार ट्विटर और वीडियो बयान द्वारा महाराष्ट्र में लोगों को उकसाने और जगाने का काम कर रही थी। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों और भुखमरी से परेशान मजदूरों की ओर ध्यान न देकर लाखों रुपया खर्च कर कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें जरूर नेग्लिजेंस हो, जो भी हो, लेकिन पुलिस को पता नहीं था ये इसमें पुलिस की गलती क्या है, उसको जरूर उस पर सवाल उठना चाहिए। उसको थ्रेट जो हो रहा है उसकी जबान की वजह से हो रहा है। उसने महाराष्ट्र में रह के रोजी रोटी कमाते हैं लोग, अपना स्टेट छोड़ के करोड़ों लोग महाराष्ट्र में आए हैं। उसको महाराष्ट्र को कहती है मिनी पाकिस्तान। वो महाराष्ट्र की पुलिस को गाली दे रही है महाराष्ट्र की, और यहाँ तक कि वो आरएसएस की जबान बोल रही है। वो कह रही है कि मैंने इस्लामिक, यानी जो ये फिल्म लाइन में भी इस्लामिक ला रही है। अगर कोई मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई आदमी उसमें एक्टर है या कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसको इस्लामिक के अंदर कह के मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। ये चीजें ऐसी और ऐसे को बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को जो महाराष्ट्र का अपमान करते हैं। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में एनसीबी के समक्ष दूसरे दिन भी पेश हुई। उनकी गिरफ्तारी का कयास लगाया जा रहा था। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुशांत सिंह राजपूत के मौत को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत की मौत को तब तक जिंदा रखा जाएगा जब तक बिहार चुनाव पूरा नहीं हो जाता। सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई तो ये मामला असल था कि सुसाइड है या मर्डर है। उस इंक्वायरी में बात करते करते ड्रग्स का मामला भी आया। मुझे नहीं लगता कि पहले किसी को पता था कि ये लोग ड्रग्स भी इस्तेमाल करते होंगे। ये बात उसमें आई तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, जहां तक सवाल है सुसाइड का, मर्डर का, मुझे लगता नहीं कि कहीं से भी कोई मर्डर के बारे में कुछ चीज निकल के आई हो। अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं निकल गई। हाँ, इंक्वायरी आने के बाद ये सब चीजें नहीं आ रही हैं। इस पर जरूर इंक्वायरी होना चाहिए। देश में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। आंकड़ा 42 लाख पार कर चुका है। पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। ऐसे में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला सरकार पर क्या सवाल उठा रहे हैं, आइए सुनते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में दूसरे पायदान पर खड़ा है। एक पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। वैसे ही देश कोरोना की गर्त में जा रहा और मोदी जी मोर को दाना चुगा रहे। 24 मार्च 2020 को मोदी जी ने कहा था, एंड आई कोट, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। 166 दिन बाद भी
समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है। लोग मर रहे हैं, पर मोदी जी मोर को दाना खिलाने में व्यस्त हैं। कोरोना से युद्ध तो जारी है, पर सेनापति नदारद है। कोरोना से लड़ाई में मोदी सरकार पूरी तरह निकम्मी व नाकारा साबित हुई है। महामारी की विभीषिका में भाजपा ने देश के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। दोस्तों, भारत आज दुनिया की कोरोना कैपिटल बन गया है। आज समूचे देश में, जैसा मैंने कहा, कोरोना महामारी के संक्रमण में भारत दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 90,802 केस आए हैं। अमेरिका व ब्राजील में इसके आधे केस भी नहीं, और दुनिया के बाकी देशों में 24 घंटे में 10,000 कोरोना केसों का इजाफा भी नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना वायरस पर अपना क्या पक्ष रख रहे हैं। ये जो कोरोना का संक्रमण आया, कोरोना की परिस्थिति आई, ये सबके लिए अकल्पनीय थी। किसी को कल्पना नहीं थी, किसी को मालूम भी नहीं था कि इससे लड़ा कैसे जाएगा। पाश्चात्य देश जो स्वास्थ्य के दृष्टि से सुदृढ़ थे, वह भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, लड़खड़ाते हुए महसूस कर रहे थे। उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई थी, और उन देशों की जनसंख्या भी थोड़ी थी। हमारा देश 130 करोड़ का देश, 1.3 बिलियन पीपल, कैसे इस कोरोना के संक्रमण से बचेंगे मालूम नहीं था। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मिले, जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फ्रंट से लड़ा और 130 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया। अमेरिका में, यूरोप में चर्चा चल रही थी कि जान बचाएं कि इकोनॉमी को बचाएं। उनके बीच में संक्रमण कंफ्यूजन था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। बिहार की आलोचना, और वो ज्यादातर लोग कोई नहीं, यहीं के लोग हैं, उनको कोई चीज की जानकारी नहीं है, किसी चीज की जानकारी नहीं रहती है, बोलते रहते हैं। पता है उनको। हम लोगों ने शुरू से ही जो जांच बढ़ाने के लिए कहा, मार्च में बैठे थे तब हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग कम से कम 20,000 की जांच कराएंगे, और वो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और आज मालूम है, आज बिहार में प्रतिदिन 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है प्रतिदिन। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 10 लाख की जनसंख्या पर 32,233 लोगों की जांच की गई है, 10 लाख की जनसंख्या पर। अब ये सब पूरी बात को देख लीजिए यहाँ कितना हो रहा है। और इसका जो जांच है उसका 3 है, एक है RT-PCR। अब RT-PCR के जांच की क्षमता है, आज बिहार में चल रहा है 11,350, और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम इसको 20,000 जो हम शुरू में आपको बताया उससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज एक वीडियो संदेश में कहा कि भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में उभर रहा है। आइए सुनते हैं उनके बयान को। इंडिया इज इमर्जिंग एज ए बिग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एंड द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इज रियलाइजिंग that we must have other places apart from China. और मेरे NRI फ्रेंड्स को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि Apple is shifting to India in a significant way.
Samsung has already come, they further want to expand. और मुझे बताया गया है कि चाइना से एप्पल की लगभग 8 फैक्ट्री उठकर हिंदुस्तान आ गई है. And Apple is making some of their best products in India and also exporting outside. So these things are happening during the challenging times of COVID. आपने ये भी देखा होगा, अगर चीन से लद्दाख पे कुछ हुआ, Prime Minister stood firmly, very clear, India shall not compromise on its sovereignty. India of 2020 under Prime Minister Narendra Modi is not the India of 1962. I would like my NRB friends to know very clearly and categorically. And today this bold stand of India under the Prime Minister, under the leadership of the Prime Minister Narendra Modi ji, is being globally recognized from America to England to Japan. आज बस इतना ही। आप बने रहिए नया टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।